और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चिट्ठी सूत्र के ऊपर हम चिट्ठी को समझने का और चिट्ठी के द्वारा चित्त को समझने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो लोग शुरू से साथ में हैं उन सबको काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि चिट्ठी क्या है और इसमें से किस तरह चित्त बनता है, और चित्त की हमारे अंदर क्या 3 प्रकार की स्थिति है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर से दोहरा देता हूँ कि जो हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो चिट्ठी के चिट्ठी जो अंदर आती है उसमें से जो चित्त बनता है, और चित्त के प्रकाश के कारण हमारा ब्रेन काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, पावर देते हैं तो कम काम करता है, इसी तरह हमारा ब्रेन का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सप्लाई है, वो हमारा चित्त है, और चित्त जो प्रकाश लेता है वो चिट्ठी से लेता है। तो इस तरह चिट्ठी सुप्रीम है, उसके द्वारा ब्रेन तक इसका प्रकाश पहुंचता है। तो ब्रेन फंक्शन करता है और चित्त प्रकाश तो देता है, उसके साथ साथ में उसके साथ में वो जुड़ जाता है, वो जॉइंट हो जाता है। तो जो चित्त की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो गंवा देता है, तो चित्त और ब्रेन इकट्ठा होके काम करते हैं। ये दिस इज ए स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये पहला स्टेट है जो नॉर्मल हम सब लोगों के अंदर जो काम करता है, ये स्थिति है। दूसरी स्थिति हमने देखी थी कि जब चित्त अपने आप में तटस्थ रहता है, यानी कि जो उसका काम है कैटालिस्ट का, वो कैटालिस्ट की स्थिति में जब आता है, तब जो है हमारे अंदर के जो 4 केंद्र है, IESM केंद्र, वो काम करने बंद कर देते हैं, और चित्ती जो है चित्त जो है वो कैटालिस्ट होने पर ब्रेन अपने आप में स्वतंत्र रूप में काम करता है। तो वहाँ जो है उस समय उस दौरान जो है वो वृत्ति बनती नहीं है, मतलब IESM केंद्र वहाँ काम नहीं करते हैं। तो जो परसेप्शन है वो एकदम क्लियर परसेप्शन, राइट परसेप्शन होता है। इसके अंदर कलरिंग नहीं होता है। IESM केंद्र जब काम करते हैं तो उसके अंदर कलर आ जाता है। कलर माने कि राग द्वेष वगैरह, हमारा जो अपनी जो धारणाएं हैं वो हमारे अंदर विचारों के साथ में आ जाती है। पर जब डायरेक्ट परसेप्शन होता है, मतलब कि अब चित्त अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, तब जो है वो विचार जो है वो शुद्ध रूप में बाहर निकलते हैं, और हम जो देखते हैं वो बिना राग द्वेष के देख सकते हैं, उसके असली स्वरूप के अंदर, ओरिजिनल रूप के अंदर देख सकते हैं। ये दूसरी स्थिति भी हमने देखी थी। और तीसरी स्थिति जो है वो हमने देखी थी, जो कि प्रत्याहार की स्थिति बनती है, जिसमें चित्त और ब्रेन जो है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है और ब्रेन का काम करना ही बंद हो जाता है। तो वहाँ जो है वो दृष्टा दृश्य ये सब जो अभी जो इसके अंदर जो डिवीजन है वो डिवीजन खत्म हो जाता है, और वहाँ जो चित्त है वो अपने आप में, और फिर चित्त जो है वो चित्ती के साथ जुड़ जाता है। तो वहाँ ब्रेन का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है वो ये जो स्थिति है, ये तीसरी स्थिति साधना की है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ चित्त जो है और ब्रेन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट गया है। पर ये हमेशा टेम्पररी होता है, इसको लंबे समय तक नहीं किया जाता है। टेम्पररीली ये कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है, और साधक जो है वो अपने आप में अंदर अपनी जो अपनी दुनिया है, अपने अंदर का जो यात्रा है वो अंदर की ओर वो मुड़ता है। तो इस तरह की 3 यात्रा स्थितियां हमने देखी थी। अब ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में तीसरी स्थिति तो अभी बहुत मुश्किल है, शायद अभी हो या न भी हो। पर दूसरी स्थिति, पहली स्थिति में तो हम जी ही रहे हैं, दूसरी स्थिति में हम क्या आ सकते हैं क्या, कॉन्शियसली, और कभी कभार नेचुरल फॉर्म के अंदर। तो कॉन्शियसली तो उसका प्रयत्न करना पड़ता है, चित्त को शांत करना पड़ता है, और चित्त को कैटालिस्ट के रूप में, मतलब तटस्थता के रूप में वो चित्त अगर आ सकता है तो ऐसा हो सकता है। पर कई बार नेचुरल फॉर्म में भी ऐसा होता है कि जैसे कि हम कई जगह जाते हैं और वो बहुत अद्भुत जगह है, ऐसी सुंदर जगह है कि
उस जगह पर हम जाते हैं तो जो फर्स्ट साइट होती है, जो पहली क्षण होती है, कोई अद्भुत दृश्य हम जब भी पहली बार देखते हैं फर्स्ट साइट में, तो उस दौरान जो है वो IESM केंद्र एकदम स्टॉप हो जाते हैं। वहाँ कोई वृत्ति बनती नहीं है, वहाँ कोई इंटेंसिटी बनती नहीं है। तो उस दौरान जो है वो चित्त और ब्रेन दोनों अलग हो जाते हैं। तो यही हमारा एक उद्देश्य है। तो कभी कभी नेचर से भी हमें मिलता है इस तरह कि हम कोई अद्भुत स्थिति के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा बनता है कि चित्त खाली देख रहा है, बस उसके अंदर न कोई विचार है, न वृत्ति है, कुछ नहीं। एक अद्भुतता का खाली भाव है, एक अहोभाव उसके अंदर रहता है। तो वो स्थिति कुदरती रूप में भी कभी कभी हमारे अंदर आती है। या फिर हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करके करते हमें चित्त को शांत करते करते चित्त और ये ब्रेन को अलग करने का प्रयत्न करना है। और चित्त अगर एकदम शांत हो जाता है तो एक मोमेंट आती है कि जहाँ हम देखते हैं कि विचार अब नहीं है। तो वो स्थिति के अंदर IESM केंद्र और ये जो ब्रेन है, मतलब ब्रेन और चित्त है, वो अपने अपने स्वतंत्र रूप में काम करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो इस तरह, या फिर प्राणायाम करते हैं लंबे समय तक, अगर श्वास रोकते हैं तब भी ऐसी स्थिति आती है कि IESM केंद्र काम नहीं करते हैं, चित्त कैटालिस की स्थिति में आ जाता है। तो कुछ आर्टिफिशियल रूप में और कुछ जो है नेचुरल रूप में ये स्थिति बनती है, पर हम नोटिस नहीं करते और हमें पता नहीं है कि ये स्थिति है। क्योंकि जिंदगी में कई बार हमने ऐसा अनुभव तो किया होगा कि कोई अद्भुत दृश्य देखकर हम एकदम अहोभाव में आ गए हो, विचार बंद हो गए हो, ऐसा कई बार हुआ होगा। पर ये चीज अंदर क्या है वो हमें अभी जब ये पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि अंदर उस समय ब्रेन और चित्त जो नॉर्मल कोर्स में इकट्ठे काम करते वो सेपरेट हो गए हैं, और इसीलिए ये स्थिति बनी है। तो अब जब भी कभी इस तरह की स्थिति बने तब हमेशा याद रखना कि ये चित्त और ब्रेन दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, और वही आइडियल स्थिति है। हमेशा हो सके इतनी ये स्थिति में आने का हमें दिन भर में प्रयत्न करना चाहिए। तो स्टॉप जैसे कहते हैं ना कि अभी विचार थम गए हैं और हम अपनी स्थिति के अंदर आ गए हैं, अभी IESM के अंदर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी प्रयत्न दिन में 2 4 5 बार अगर होता है तो बहुत बढ़िया है। दूसरी भाषा में कहें तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आकर फिर हमारे बीइंग के अंदर आ जाते हैं, इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर बीइंग में आना और विचारों का लगभग बंद हो जाना या एकदम कम हो जाना, वही स्थिति जो है वो दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति तो साधना के अंदर आगे जाके आती है कि जब 5 इंद्रिय काम करना बंद कर देती है, 5 इंद्रिय के द्वारा कोई इम्पल्स ही अंदर नहीं आता है, तब तीसरी स्थिति जो है वो बनती है। वह तब वहाँ ब्रेन टोटली काम करना बंद कर देता है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और ये जो हमारा जो IESM केंद्र जो है जब काम नहीं करते, इसका मतलब कि अभी वो साम्य अवस्था के अंदर आ जाए। जैसे प्रकृति जो है, वो प्रकृति को कोई सर्जन नहीं करना है या विसर्जन नहीं करना है, तो प्रकृति साम्य अवस्था के अंदर आ जाती है। मतलब कि जो सत्व रजस तमस का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है, बैलेंस नहीं। बैलेंस अगर अलग चीज है और इक्वल होना अलग चीज है। साम्य अवस्था के अंदर जो ये जो है रेशियो है सत्व रजस तमस, वो एक समान हो जाता है। बैलेंस में तो हमने देखा कि भाई सत्व का ज्यादा होता है और रजोतम तमो का कम होता है, या नॉर्मल कोर्स में रजोतमो का ज्यादा होता है और सत्व का कम होता है, जिसको हम 2482 और 5221 कहते हैं। ये बैलेंस है। पर बैलेंस होना एक अलग बात है, और साम्य अवस्था मतलब तीनों जो केंद्र है अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें वो इक्वल हो जाते हैं। मतलब दोनों तीनों का जो ये है वो एक फिगर जो है वो सेम हो जाता है इंटेंसिटी का। तो वो स्थिति साम्य अवस्था है। और जब ये होता है कि जब ब्रेन और चित्त दोनों अलग होते हैं, तो ये साम्य अवस्था हमारे अंदर भी टेम्पररीली उत्पन्न होती है। तो यहाँ हमने आगे ये IESM केंद्र के बारे में लास्ट टाइम देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कि लास्ट टाइम जो था वो, हियर द वर्किंग ऑफ द 4 सेंटर्स IESM डिपेंड्स ऑन द सेल्फ माइंड। इफ सेल्फ माइंड रिमेन्स only a catalyst,
these four centers will not add color, that is various emotion etc. But if self mind gets involved, it allows these centers to add color. तो अभी जो हमने बात की कि IESM के अंदर काम करते तो कलर आ जाता है हमारा। कलर किसके ऊपर? विचारों के अंदर। विचारों के अंदर कलर आ जाता है। कलर मतलब कि हमारी जो अपनी जो मान्यता है, धारणा है, अपने जो ख्याल है, वो इसके साथ में जुड़ जाते हैं, या राग द्वेष कहें तो वो जुड़ जाते हैं। तो वो सब जो है वो कब होता है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब कि सेल्फ माइंड जो है वो कैटलिस्ट नहीं रहता है तब। एडिंग और नॉट एडिंग कलर मीन्स बीइंग कंसर्न और अनकंसर्न। तो एडिंग और मतलब कि कलर को ऐड करना है, उसको उमेरना है, उसको ऐड करना है या नहीं ऐड करना है, उसका मतलब क्या है कि तटस्थ भाव होना या ना होना है। कंसर्न और अनकंसर्न मतलब अभी चित्त तटस्थ भाव में है कि अतटस्थ भाव में है, क्योंकि जब कलर ऐड होता है तो चित्त अतटस्थ भाव में होता है, और जब तटस्थ भाव में वो रहता है तो वो IESM केंद्र उसमें कलर ऐड नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और फिर आगे एक बात देखी थी कि ये जो रिवर ऑफ थॉट है इसको कौन पॉल्यूट करता है? तो तीन चीज जो है वो इसको हमेशा पॉल्यूट करती रहती है, और वो तीन चीजों से हमें खास बचना है। जो साधक है, जो साधना करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये रिवर ऑफ थॉट जो है उसको पॉल्यूट नहीं होने के लिए जो जिम्मेदार है, इससे बचना है। वो तीन चीज क्या है? ब्रूडिंग, इम्पल्स रिस्पॉन्स इन कलर एंड डे ड्रीमिंग। तो लास्ट टाइम हमने ये तीनों को भी देखा था कि जो ब्रीदिंग अंदर चलता रहता है, एक ही बात अंदर दोहराते रहते हैं, विचारों के अंदर एक ही बात सामने आती रहती है, तो वो ब्रूडिंग है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो हमारे IESM केंद्र के है, जहाँ हमारे कलर ऐड होते हैं। और तीसरी जो डे ड्रीमिंग की अवस्था, मतलब हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं, कामकाज करते तब भी विचार चालू रहता है, हर समय विचारों की स्थिति में हम घेरे हुए होते हैं, वो डे ड्रीमिंग की स्थिति है। तो या डे ड्रीमिंग है या जागृति है, ये अपोजिट है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। या आप जागृत है या डे ड्रीमिंग में। इसी मोमेंट में भी आप अगर जागृत है तो ये सुन सकते हैं, डे ड्रीमिंग में है तो आप सुन नहीं सकते, या फिर आधा 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 आप सुनेंगे तो वो कोई समझ में नहीं आता है। तो ये हमेशा डे ड्रीमिंग से बाहर निकलना जरूरी है, और इसके लिए बार बार जागृति धारण करनी पड़ती है। यहाँ तक हमने देखा था। और मेन जो बात इसमें जो लास्ट टाइम देखी थी कि ये तीनों के कारण कर्म बनते हैं। मतलब जब जब ब्रूडिंग होते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स होते हैं या डे ड्रीमिंग होते हैं, उसके कारण हम नए कर्म का बीज बोया जाता है उसके द्वारा, क्योंकि कर्म बनते हैं, और कर्म बनते हैं तो फिर उसकी साइकिल चालू रहती है। दूसरी भाषा में ये भी कहा है कि IESM क्योंकि काम करते हैं तो कर्म बनता है। तो कर्म की थियरी बाहर नहीं है, समझना ये कि कर्म अंदर ये कर्म का बीज जो है वो अंदर ही है, और जब IESM काम करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म बन जाता है। तो यही योग के सिखाया जाता है कि भाई IESM केंद्र ही अगर काम न करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे, या फिर अकर्म या अकर्ता का भाव धीरे धीरे करके हम डेवलप कर सकेंगे। तो यहाँ तक लास्ट टाइम देखा था, अभी आगे देखते हैं। द ब्रेन कंप्यूटर विल कीप मेंटेनिंग दिस ओवरफ्लोइंग रिवर, बट द सेल्फ माइंड चित्त is disjoint after a time from working of the thinking instrument temporarily if one is really unconcerned for a sufficiently prolonged period, that is if the four centers are not put to work for a prolonged period. तो नॉर्मल कोर्स के अंदर जब ब्रेन काम करता है तो वो तो जो ये रिवर ऑफ थॉट के अंदर जो है वो विचार डालता ही रहता है, और जो रिवर ऑफ थॉट है वो छलकाती रहती है, चलती रहती है। पर जो चित्त, जो सेल्फ माइंड जो है वो अगर इससे डिसजॉइंट हो जाता है तो उस दौरान ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब IESM केंद्र जो है वो टेम्पररी बंद हो जाता है, और वो चित्त की स्थिति तब अनकंसर्न की हो जाती है, मतलब तटस्थ भाव के अंदर आ जाता है। पर ये कब होता है इस तरह की स्थिति? कि जब
बार बार ये जब ये तटस्थ भाव धारण कर लेता है तब ये सेंसर्स का काम करना बंद हो जाता है। तो ये स्थिति करनी जरूरी है कि बार बार अगर हम तटस्थ भाव में आ जाते हैं, चित्त तटस्थ भाव में आ जाता है, तो ये IESM के अंदर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है टेम्पररली बंद हो जाएगा। इमीडिएटली दिस हैपन्स द इनर फ्यूज इज ब्लोन। तो जब जब ऐसा होता है, अगर लंबे समय के लिए हमने इसको पकड़ के रखा, ये दोनों को अलग, या IESM केंद्र को बंद कर दिया, तो क्या होता होगा कि इनर फ्यूज इज ब्लोन। अब जो अंदर का फ्यूज है वो उठ जाएगा। अंदर का फ्यूज उठ जाना मतलब क्या है कि अभी टोटली दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेन और चित्त जो है दोनों सेपरेट हो जाएंगे। द रिवर ऑफ थॉट्स momentarily disappears and even the whole universe disappears momentarily also। तो ये भी हमने आगे देखा था कि जगत कब हमें दिखता नहीं है मोमेंटरीली, चाहे तो हमें कब दिखता नहीं है कि जब ये ऐसा होता है अंदर, जब ये फ्यूज अंदर का उठ जाता है, मतलब कि चित्त और ब्रेन दोनों अलग हो जाते हैं। उस समय हम थॉट, जो ये रिवर ऑफ थॉट है वो भी बंद हो जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है, और पूरा जो जगत है, दृश्यमान जगत, वो बंद हो जाता है दिखना। क्योंकि दृष्टा ही नहीं है तो फिर दृश्य कैसे बनेगा? दृश्य को देखने के लिए तो कोई चाहिए ना। दृश्य क्यों देख रहा है? कौन? दृष्टा देख रहा है। तो दृष्टा ही नहीं है तो फिर दृश्य कहाँ से दिखेगा? तो उस समय ऐसी स्थिति है, ना दृश्य है ना दृष्टा है, कोई स्थिति वहां डिवीजन की, द्वैत भाव की कोई स्थिति ही नहीं है। वाई? Because the self-mind chitta is a catalyst in whose presence only the brain computer works and can carry out the thought processes। तो ये हमने देखा था आगे भी कि भाई ये चित्त की हाजिरी में वो कैटालिस्ट के रूप में जब वो हाजिर होता है तभी ब्रेन कंप्यूटर जो है वो काम कर सकता है, और तब थॉट प्रोसेस बनती है। इफ द कैटालिस्ट separates or is momentarily withdrawn consciously, the thought process ends। तो अगर वो कॉन्शियसली हम इसको ये सेपरेट हो जाता है, जो कैटालिस्ट है वो ब्रेन प्रोसेस से सेपरेट हो जाता है, तो ब्रेन प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो है वो बंद हो जाती है। तो क्या फिर रहता है? देयर इज इनकी ब्लैंकनेस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस, द वॉइड, टेम्पररीली। अब टेम्पररी बार बार ये शब्द यूज करते हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना जरूरी है कि टेम्पररी वो क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है उसकी डिजाइन ही ऐसी है कि उसको ब्रेन को काम करना पड़ता है, विचारों का काम करना पड़ता है, इंद्रियों को बाहर जाने देना पड़ता है। अगर परमानेंटली तो हो ही नहीं सकता, पर लंबे समय के लिए भी उसको ये कर सकते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम को वो डैमेज कर देगा और ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देगा। तो आदमी जो है वो प्रगति के बदले वो अपने आप को नुकसान कर देगा। तो उसको ज्यादा समय के लिए ये सेपरेट रख नहीं सकते हैं, दोनों को फिर काम करने देना पड़ता है। तो चित्त जो है उसको कैटालिस्ट के रूप में फिर से आ जाना पड़ेगा, और वो ब्रेन को, उसको जो है ब्रेन को अपना फंक्शन करने देना पड़ेगा। लंबे समय के लिए करते हैं तो बॉडी ब्रेन सिस्टम को नुकसान हो जाता है। इसीलिए वो टेम्परली बार बार शब्द यूज करते हैं कि भाई टेम्परली मतलब थोड़ी क्षण के लिए ये निरोध कर लिया, ये चित्तवृत्ति निरोध हो गया थोड़ी क्षण के लिए, फिर से उसको छोड़ दो, फिर से थोड़ा काम करने दो, बाद में फिर से इसको चित्तवृत्ति निरोध करो। तो इस तरह बार बार करना पड़ता है। तो जब वो स्थिति बनती है, अंदर कुछ नहीं है, ना कोई इम्पल्स है ना कुछ है, तो कौन सी स्थिति बनती है? इनकी ब्लैकनेस। वहां फिर क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं है, खाली एक ब्लैकनेस है और कुछ नहीं है, नथिंगनेस। हाँ, कुछ है ही नहीं है तो नथिंगनेस कहते हैं, या एम्प्टीनेस कहते हैं, खालीपन है। इस तरह की स्थिति वहां होती है टेम्पररीली। नॉट ओनली लिव योर लाइफ अनकंसर्न्ड विदाउट पोल्यूटिंग द रिवर of thoughts, but time and again bring about this blowing of inner fuse consciously। This is normal samadhi of a householder। तो जो हाउस होल्डर है, एक सामान्य जो गृहस्थी साधक है, उसको किस तरह काम करना पड़ता है कि इसको बार बार ये
फ्यूज कर देना पड़ता है, मतलब कि बार बार इसको ये सेपरेट करने का अनुभव लेना पड़ता है। और जब जब बार बार ऐसा अनुभव होता है तो वो एक समाधि की स्थिति बनती है। पर जैसे बताया इस तरह वो टेम्पररीली उसको फिर रिलीज करना पड़ता है, फिर उसको लॉक करना पड़ता है। तो इस तरह काम करना पड़ता है। ये जो स्थिति है वहाँ जो रिवर ऑफ थॉट का पोल्यूशन तो नहीं होता है, पर एक नेचुरल समाधि की स्थिति बन जाती है। द सेल्फ माइंड चित्त बिकम्स क्लियर एंड क्लीन एंड पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ चित्ती टाइम एंड अगेन। तो जब ऐसा होता है तब जो चित्त है वो क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और चित्ती का पार्ट बन के फिर वो काम करता है। अभी क्या होता है कि हमारे अंदर चित्ती का प्रवाह चित्त के रूप में आता है, पर वो निम्न स्थिति में चला जाता है क्योंकि पोल्यूटेड है, और इसीलिए सब अंदर गड़बड़ हो जाती है। ब्रेन फंक्शन अलग रूप से करते हैं, आईएसएम केंद्र कुछ अलग रूप से काम करते हैं। तो जब ये स्थिति बनती है, अंदर अनपोल्यूटेड स्थिति बनती है, तो चित्त और चित्ती का फिर से एक लिंक बन जाती है, और फिर चित्त चित्ती का अनुभव करने लगता है। अभी नॉर्मल कोर्स में चित्त जो है ब्रेन का अनुभव करता है, ब्रेन प्रोसेस का अनुभव करता है, थॉट का अनुभव करता है। जब ये बंद हो जाता है ब्रेन की ओर जाने का, तब चित्त का जो लिंक है तो वो चिट्टी के साथ फिर जुड़ जाती है, तो वो चिट्टी का अनुभव करने लगता है। तब उसको एक्चुअल एहसास होता है कि ये चिट्टी क्या है, इसका प्रवाह किस तरह अंदर आता है। बट हाउ लॉन्ग कैन वन रिमेन इन दिस स्टेट? तो अभी ये सवाल तो हमेशा रहेगा कि कितने समय के लिए इसको होल्ड करके रखे। इट कैन बी ए मोमेंट और फ्यू मोमेंट्स। वो एक क्षण भी हो सकती है या कुछ क्षणों के लिए हो सकता है। ह्यूमन फ्रेम कैन नॉट बेयर इट लॉन्गर, बट वन गेट्स एनलाइटन वेन एवर दिस हैपन्स। तो अगर एक क्षण के लिए भी होता है, चाहे ह्यूमन ब्रेन इसको लंबा समय तो पकड़ नहीं सकता है, पर एक क्षण के लिए भी होता है तो उस समय के लिए हमारा ब्रेन जो है वो एनलाइटन हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है वो एक प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश की वजह से एक बोध आ जाता है, एक विजडम आ जाता है, तो एनलाइटन हो जाता है। यहाँ एनलाइटन का मतलब कोई मुक्ति नहीं है, पर एक बोध का आना, विजडम का आना। Once having experienced truth, one can never again be entangled in the river of thoughts, and it is now possible to remain much more unconcerned about this great river. तो जब एक बार ट्रूथ का अनुभव हो जाता है, फिर ये जो रिवर ऑफ थॉट में फिर फंसता नहीं है, हमारा चित्त उसमें उलझता नहीं है, वो एंटेंगल नहीं होता है, मतलब ये उलझा हुआ नहीं रहता है, और वो लंबे समय के लिए वो अनकंसर्न रह सकता है। When the fuse blows, what happens? अब जो अंदर का ये फ्यूज उठ जाता है, मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो क्या होता है? इट इज द वॉइड, द नथिंगनेस, द एम्प्टीनेस। जो उन्होंने ऊपर बताया वही यहाँ दोहराया है कि जब ऐसा होता है तब फिर से वहाँ अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर खालीपन एक आ जाता है, या एक ब्लैंकनेस अंदर आ जाती है, क्योंकि अंदर कोई न विचार है न इम्पल्स है, कुछ नहीं है, इसीलिए एक अनुभव, एक खालीपन का अनुभव होता है, कुछ नहीं होना। और अभी अगर हम भिक्षु एम्प्टी द बोट का जो रियल मीनिंग समझना चाहे तो ये है। हम ऐसा तावरे जी बार बार भिक्षु एम्प्टी द बोट कहते हैं, और सब लोग इसका लिटरली मीनिंग लेते हैं और समझते हैं कि भाई जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको खाली कर दो, जो कुछ हमने जाना है सब उसको छोड़ दो, वगैरह वगैरह। ये होता नहीं है। जो चीज़ हमने आपने पढ़ लिया, सुन लिया, तो उसकी तो एक मेमोरी बढ़ जाती है। वो मेमोरी चाहे एक्टिव हो या ना हो, पैसिव हो, पर वो मेमोरी तो हो गई, उसको डिलीट नहीं किया जाता है, उसको इरेज नहीं किया जाता है। तो फिर यहाँ जो क्या होता है कि ये जब स्थिति बनती है अंदर, तो अपने आप में जो भिक्षु एम्प्टी द बोट की स्थिति आ जाती है। यहाँ कुछ है ही नहीं, अभी कुछ बचा ही नहीं है, और वो स्थिति जब बार बार आती है तब अपनी बोट जो है वो खाली हो जाती है। तो भिक्षु एम्प्टी द बोट का रियल मीनिंग ये है, एम्प्टीनेस है,
जो नथिंगनेस वगैरह जो उन्होंने कहा, ये स्थिति भिक्षु एम्प्टी द बोट की स्थिति है। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स वेनिश, और जब ये फ्यूज ब्लो हो जाता है तो क्या होता है, नाम और रूप जो है सब खत्म हो जाता है, कोई एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चलता है। द नेकेड ट्रूथ इज देयर टू एक्सपीरियंस, वहाँ नग्न सत्य होता है एक्सपीरियंस करने के लिए, और कुछ भी नहीं। और वो ट्रूथ मतलब वो जो परमात्मा का जो वो स्वरूप है, जो वाइब्रेशंस है, उसको वो फील करता है। बट इट इज now no more a mere mental grasp, a mere talk. It is an experience, and for such an experience, one would do well to sell all that one possesses to get it, for it is priceless. कबीर की एक बात है कि भाई अगर आत्म तत्व मिलता है तो मैं ये सर कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात है यहाँ कि ये इतनी प्राइसलेस ये स्थिति अंदर की है कि जो भी हम कुछ भी पजेस कर लेते हैं उसको छोड़ने के लिए हम अगर तैयार है तो ये स्थिति बन सकती है। और ये स्थिति एक एक्सपीरियंस है, वहाँ कोई बात नहीं है, या कोई वहाँ कोई मेंटल ग्रास्प नहीं है, कुछ पकड़ने का नहीं है। एक स्थिति का अंदर एक अनुभव होता है, और वो स्थिति इतनी अद्भुत है कि जिसको इसकी वैल्यू है वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए भूतकाल में बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़ के ये साधना के मार्ग के ऊपर चले गए थे, ऐसे हमने देखा है। और बाद में तो कई राजा जो थे वो खुद ऋषि बन गए थे, जैसे विश्वामित्र थे वगैरह जो क्षत्रिय थे, फिर वो भी ऋषि बन गए थे। तो क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि राजपाट वगैरह से ज्यादा कीमती तत्व तो अंदर पड़ा है, और उसको इसी जन्म में किसी भी हालत में प्राप्त करना है, और इसके लिए वो सब कुछ करने को, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और हमारे पास गौतम बुद्ध का ही एक एग्जाम्पल है, कितना सुखी आदमी था, राजकुमार था, वो खुद राजा बनने वाला था, और उसकी तो शादी भी हो चुकी थी, राहुल एक बच्चा था उसका, सब कुछ था उसके पास, कोई कमी नहीं थी। फिर भी अंदर एक, इसके अंदर एक पीड़ा थी कि नहीं ये तो सब है पर मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, वो जब तक मैं जानू नहीं तो फिर ये बाहर की चीज का क्या मतलब। और ये बाहर की चीज तो परमानेंट तो है नहीं, एक न एक दिन तो चले जाने वाली है। तो कहते हैं कि अंदर की चीज है जो वो सनातन है, जो सत्य है, तो मैं उसको क्यों न जानूं। और उसको जानने के लिए उसने गृह त्याग कर दिया था। तो इन लोगों के लिए एक इसका मायना है, एक महत्व है कि भाई ये अंदर की चीज इतनी अद्भुत है, तो किसी भी हालत में सब कुछ छोड़ के भी उसको पा लेना चाहिए। Repeated such blowing of the inner fuse inside the brain computer results in total illumination. तो इस तरह रिपीटेड इस तरह का जब होता है, ये फ्यूज हो जाता है बार 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 बार, तो अंदर एक टोटल इल्यूमिनेशन की स्थिति, अंदर एक बोध, एक प्रकाश की स्थिति अंदर बन जाती है। वो प्रकाश मतलब ये हम बाहर का जो प्रकाश कहते हैं इस तरह का नहीं, क्योंकि ये प्रकाश तो मटेरियल है, ये तो एब्सेंस ऑफ लाइट, उसको हम जो अंधकार कहते हैं, मतलब कि ये प्रकाश जो है वो मटेरियल है, वो प्रकाश नहीं है। वहाँ कोई भी प्रकाश नहीं है, उस ये वो जो स्थिति है या वही असली प्रकाश है, जो प्रकाश के अंदर इनकी ब्लैकनेस है। तो एक शब्दों का विरोधाभास एक रहता है हमारे अंदर, क्योंकि शब्द हम सही यूज नहीं कर सकते हैं। ये है इनकी ब्लैकनेस, पर वही असली प्रकाश है, क्योंकि ये प्रकाश जो है ये तो मटेरियल है, ये तो भूभुव स्व का प्रकाश है, वो जो है वो असली प्रकाश है, वो है इनकी ब्लैकनेस। तो वो स्थिति बन जाती है जब ये फ्यूज हो जाता है तब। दिस इनर ब्लोइंग ऑफ फ्यूज कॉन्शियसली ब्रॉट अबाउट इज नॉर्मल एंड नेचुरल समाधि। तो इस तरह जब बार बार इसको फ्यूज करते हैं, मतलब दोनों को सेपरेट करते रहते हैं बार 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 बार, तो ये समाधि बन जाती है। तो जो लोग जैसे तावरिया जी जैसे थे, जैसे वो हाउस होल्डर भी थे, वो गृहस्थी थे, उनका कामकाज था, उनका धंधा पानी था,
फिर भी उनकी साधना भी पैरेलल हमेशा चलती रहती थी। उसका कारण ही यही था कि इन लोगों को चाहे संसार में हो, कामकाज करते हो, पर जब भी मौका मिलता है तब ये उसको फ्यूज कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं टेम्पररी। चाहे 1 क्षण 2 क्षण 5 क्षण के लिए भी वो समाधि के अंदर चले जाते हैं और वापिस आते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये साधना उन लोगों की चल रही है। तो इस तरह ये लोग साधना करते रहते हैं और इसको ये हाउस होल्डर की समाधि कहते हैं। और यही नेचुरल, नॉर्मल एंड नेचुरल समाधि है। यू विल एग्री दैट इन द बेस्ट ऑफ मैन मेड कंप्यूटर देयर इज सप्लाई ऑफ पावर। तो चाहे कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, मैन मेड है, उसको सप्लाई तो देना ही पड़ेगा, या इसके अंदर बैटरी है या फिर बाहर से उसको सप्लाई देना पड़ेगा। इट मे बी कंपेयर टू द ब्रेन कंप्यूटर। तो ब्रेन कंप्यूटर का भी हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। द सप्लाई ऑफ पावर टू दिस ब्रेन कंप्यूटर इज नथिंग अदर देन चिट्टी, बट थ्रू द सेल्फ माइंड चित्त दैट वर्क्स एज कैटालिस्ट। तो जिस तरह हम बाहर के कंप्यूटर को एक सप्लाई देते हैं, इसी तरह चिट्टी का सप्लाई जो है वो चित्त बनता है, और चित्त का जो है वो सप्लाई ब्रेन को मिलता है। तो चिट्टी से चित्त और चित्त से ब्रेन तक वो सप्लाई जाता है, और इस तरह ब्रेन काम करता है। पर वहाँ जो है चित्त को कैटालिस्ट के रूप में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इफ पावर सप्लाई स्टॉप्स द मैन मेड कंप्यूटर स्टॉप्स। तो अगर ये चल रहा है, कुछ कंप्यूटर के ऊपर कामकाज चल रहा है, ये चल रहा है, और अगर लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, या फिर जितनी देर इसके अंदर बैटरी है इतनी देर काम करेगा, फिर बंद हो जाएगा। If power supply of brain computer is temporarily disconnected consciously, the brain computer stops. तो यहाँ ये बाहर की जिस स्थिति बनती है वो ही सेम टू सेम हमें अंदर भी लाना है। हमें भी वो जो चिट्टी का जो अंदर जो प्रवाह आ रहा है, उसको हमें जो चिट है, उससे जो चिट बन रहा है, तो चिट का प्रवाह हमें टेम्पररीली रोक देना है, ताकि कंप्यूटर जो हमारा ब्रेन कंप्यूटर है वो टेम्पररीली काम करना बंद कर दे, और ये कॉन्शियसली करना। बट व्हेन इट स्टॉप्स थ्रू एक्सीडेंट, ड्रग्स, एनेस्थेसिया, शॉक, a state of coma, अनकॉन्शियसनेस और डेथ फॉलोज। पर अगर कोई बाह्य साधनों का उपयोग किया, ड्रग्स का उपयोग किया, या कभी कोई एक्सीडेंट में कोई चोट लग जाती है ब्रेन के अंदर और ऐसा हो गया, या कुछ एनेस्थेसिया का उपयोग किया और इस तरह की स्थिति लाने का प्रयत्न किया, तो उसमें तो अनकॉन्शियसनेस होगी या डेथ भी हो सकता है। यहाँ तो कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब पूरी के पूरी सभानता के साथ वो ये उसको डिस्कनेक्ट करता है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। But when brought about consciously, one experiences chitti itself momentarily, a moment, but enough to enlighten. तो उस क्षण, चाहे एक क्षण के लिए भी ये अलग हो जाते हैं, कॉन्शियसली जब करते हैं और एक क्षण के लिए भी अलग हो जाते हैं, तो वहाँ चिट्टी इटसेल्फ का एक अनुभव हो जाता है। अब चित नहीं रहा है, अब चिट्टी का फ्लो जो है इसका एक खाली अनुभव होता है, और वो एक क्षण का अनुभव भी आदमी को एनलाइटन बना देता है, अंदर से एक बोध इसके अंदर आ जाता है, और वही सच्चा बोध है। ये जो हम किताब पढ़ के और जो ज्ञान लेके समझते हैं, वो कोई बोध नहीं है। बोध जो अंदर से आता है, अंदर जब चित्ती का प्रकाश अंदर ब्लो होता है, चित्ती का प्रकाश अंदर पड़ता है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सेल्फ नॉलेज है, वो अपना खुद का ज्ञान है। One is able then to consciously take a deep into such invigorating experience from time to time. तो इस तरह का वो कॉन्शियसली प्रयोग करते हैं, तो वो उसको एक अद्भुत अनुभव बार बार इसको हो सकता है। Now we shall quote 10th stanza. अब हमने जो चिट्ठी सूत्र का जो पार्ट 1 था, मतलब ये डिस्कोसिस 1 में जो तावरिया जी की नोट्स का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने 9 सूत्र देख लिए थे। जो चिट्ठी सूत्र के जो संस्कृत में 9 सूत्र है वो देख लिए थे।
उसके बाद में तावरिया जी ने ये बीच में एक पूरी नोट्स के अंदर इसको फिर से समझाने का प्रयत्न किया था। अब फिर से वो चिट्ठी सूत्र लेते हैं और 10वां सूत्र यहाँ फिर आ जाता है। अब जरा ये किसी के पास डिस्कोसिस 4 में देखते हैं तो यहाँ थोड़ी एक करेक्शन करना जरूरी है, कुछ मिसिंग है। उसमें एक बात ये है कि जो लिखा है नाउ वी शैल कोट 10th और इसके बाद में जो सेंटेंस है इवन सो, ये हकीकत में 10वां सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नहीं पर ये सूत्र का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ उसके आगे आपको वो रोमन 10 जो होता है एक्स, वो लिखना है और ये पूरा सेंटेंस जो है उसको इंटू इन्वर्टेड में कर देना है। तब ये जो है 10वां जो है सूत्र का ये ट्रांसलेशन होगा उसमें। तो 10वां सूत्र इसमें जो बताया गया है, इवन सो मैन परफॉर्म्स और कैन परफॉर्म द सेम 5 फंक्शंस एज कॉस्मिक चिट्ठी इटसेल्फ डज। तो आगे के सूत्र के अंदर चिट्ठी के 5 प्रकार के जो कार्य है वो बताया जाएगा। तो जो चिट्ठी का 5 प्रकार के कार्य जो है वो चित्त का भी वही कार्य है। चित्त वो कर सकते हैं, वो भी 5 कार्य है, पर उसके अंदर के सब कार्य वो अभी जानता नहीं है चित्त, और काम भी नहीं कर सकता। इसमें से 2 ही काम वो जानता है और वो भी इनकरेक्टली वो करता है। यहाँ 10वें सूत्र के अंदर ये खाली इसका ट्रांसलेशन ही दिया है, उसके ऊपर तावरिया जी ने कमेंट्री नहीं की है, क्योंकि वो अभी क्या है वो आगे देखना है कि ये 5 एक्शंस क्या है, 5 प्रकार के कार्य क्या है, वो आगे बताना बाकी है। इसीलिए ये खाली सूत्र जो है उसका ही ट्रांसलेशन। अब फिर से यहाँ जिसको सिर्फ 4 में करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि 11वां जो सूत्र है वो एक्चुअली लिया नहीं है। अब जो कमेंट्री आ रही है वो 12वां और 13वां सूत्र की आ रही है, उसके बाद में 11वां सूत्र आएगा। तो ये जो हमने पढ़ा उसके नीचे अभी ऐसा होना चाहिए, नाउ वी फर्स्ट प्रोसीड टू 12th and 13th एंड देयर आफ्टर 11th स्टैंजा। तो अभी हम देखेंगे वो 12वां सूत्र की कमेंट्री और ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद में 13वां सूत्र की कमेंट्री और ट्रांसलेशन होगा, और बाद में लास्ट में 11वां सूत्र वो बताएंगे। तो यहाँ भी जो नंबर दिए गए हैं, यहाँ अनअवेयर के आगे जो नंबर है वहाँ आपको बार करना है, रोमन में x और उसके आगे 2। तो इस तरह 12वां सूत्र ये रहेगा। 12वां सूत्र क्या है, unaware of the nature of these 5-fold actions result in a self-made state of bewilderment of self-delusion which is संसारित्वम। यहाँ भी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये होना चाहिए संसारित्वम, क्योंकि संस्कृत में ये शब्द है सूत्र के अंदर, वो यहाँ इंटू इन्वर्टेड में लिया है। विच इज संसारित्वम, दैट इज ए स्टेट ऑफ कंफ्यूज entanglement in the worldly wise viewpoints into brackets specially of science and philosophy। तो ये 12वां सूत्र है। उसमें क्या कहते हैं कि ये जो 5 प्रकार के कार्यों जो अभी बताने वाले हैं, अभी 5 कार्यों क्या है हमें नहीं पता है, तो ये 5 प्रकार के जो कार्यों के जो स्वरूप है उससे हम अनजान है। इसीलिए उसका परिणाम क्या आता है कि स्वभ्रम की अस्पष्ट या असंगत एक स्थिति बनती है, जो स्वनिर्मित स्थिति है, मतलब वो सेल्फ मेड है, हमने खुद ने बनाई हुई ये एक स्थिति है जिसमें अस्पष्टता है और भ्रम इसके अंदर फैला हुआ है। ऐसी स्थिति है वो होती है क्योंकि ये 5 प्रकार के काम जो क्या है, क्योंकि जो चित्ती के काम है 5 प्रकार के वो चित्त एक्चुअली नहीं कर सकते। इसीलिए चित्त के अंदर ये जो स्थिति बनती है वो कैसी होती है कि स्वभ्रम इसके अंदर आ जाता है और ऐसी अस्पष्ट स्थिति बनती है जो कि उसने चित्त ने खुद बनाई है, स्वनिर्मित है। और वही चीज को
संसारित्वम कहते हैं, मतलब कि संसार की निपज या संसार का होना, वही चीज जो है वो संसार का होना है। तो संसार का अंदर अंदर की ओर, अंदर संसार मतलब क्या है कि ये पांच जो चित्ती काम कर रही है, ये वो चित्त नहीं कर रहा है, और चित्त जो गड़बड़ वाला काम कर रहा है वही हमारे अंदर का संसार है। अर्थात दुनियावी जो दापन की जो दृष्टि है उससे वो असंगत अवस्था में है। मतलब कि इन्होंने देख एक ब्रैकेट में ये साइंस एंड फिलोसफी दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए साइंस का जो है वो कंसेप्ट कभी भी पूरा सत्य के रूप में प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उसमें बार बार परिवर्तन आता ही रहता है। साइंस आज कुछ कहता है, फिर कल वो कुछ और कहेगा, कि वो बोलेगा कि नहीं वो जो है वो सत्य नहीं है, ये सत्य है। तो साइंस के अंदर संशोधन हमेशा चालू रहता है, और सत्य कोई पूर्ण सत्य या कंप्लीट सत्य के रूप में कोई भी बात बाहर नहीं आती है। और खास करके आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर देखेंगे तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, और जो आगे वो साइंटिस्ट हो गए हैं, जैसे कि ये खास करके ब्रह्मांड की रचना के बारे में जो अलग अलग थियरी है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप अब देखते रहोगे। तो साइंस का भी यही है कि एक कंफ्यूज स्थिति अंदर बनी रहती है, मतलब उसके अंदर एक पूरा पूर्ण पिक्चर नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है। वो एक अंदर जैसे कि भ्रम की अवस्था है, इस तरह की भ्रम की अस्पष्ट अवस्था के अंदर से वो कुछ न कुछ हमें देते रहते हैं, पर बाद में उनको खुद को ही उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो ये क्योंकि हमारा साइंटिस्ट है आफ्टर ऑल, वो भी तो हम उसको इसके वो भी चिट का ही उपयोग करता है। और जब तक चिट्टी का असली रूप में काम नहीं करता है तब तक तो ये चीट कंफ्यूज चीट है। वो ढूंढ ढूंढ के क्या क्या ढूंढ निकालेगा, वो रिसर्च करेगा तो क्या करेगा। यही चीज जो अगर काम करता है तो वो भी जो ढूंढ के निकाल के ले आएगा वो भी ऐसा कंफ्यूज ही होगा। तो कोई साइंस या कोई फिलोसफी कोई भी हमें पूर्ण रूप से कोई सत्य की बात कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास वो अंदर का रियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और रियल इंस्ट्रूमेंट है चिट्ठी। अगर चिट्ठी का प्रकाश उसके अंदर आता है तो कोई साइंटिस्ट जो है वो कुछ थोड़ी बहुत सच सच बात बता सकता है। या कभी कभार आइंस्टाइन जैसा कोई होता है, उसके अंदर कभी ऐसा कुछ एक्सीडेंटली ऐसी लाइट आ जाती है और वो कुछ सत्य बता सकते हैं, पर उसका उनको अनुभव नहीं होता है। तो ये 12वां सूत्र है, उसके अंदर ये कहते हैं कि ये अंदर की ऐसी स्थिति बनती है, वो संसारत्व है, संसारित्व है। ये सूत्र है, अभी तावरिया जी की कमेंट्री आगे वो लिखते हैं, द चॉइस बिफोर मैन इज वेरी लिमिटेड। तो व्यक्ति के आगे जो कोई चॉइस है, पसंदगी है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत मर्यादित है। He has either to be a fragment of Chitti itself and have a pure and clear vision, or work through or with Chitti but as Chitta and experience the universe and all there is within this universe and go round and round for an eternity। तो हमारे अंदर दो ही संभावना है, या तो चिट्ठी को हम अंदर आने दे, बहने दे और हम खुद चिट्ठी बन जाए, और दूसरी स्थिति ये है कि चिट्ठी में से चिट बन जाए और चिट के द्वारा हम काम कर सके। तो यही दो दो ही स्थिति हमारे अंदर है। ये चॉइस हमारे लिए बहुत लिमिटेड है, और हमारे लिए इनफैक्ट तो एक ही चॉइस है, और वो दूसरी स्थिति ही है, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी अभी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि हम चिट्ठी के रूप में काम कर सके, या चिट्ठी का फ्लो जो है उसके द्वारा द्वारा जोड़ के एक चिट्ठी की तरह जी सके। हम तो अभी चिट के द्वारा ही जी सकते हैं, और वो भी चीज जो है वो भी ब्रेन के साथ जुड़ जाता है, मतलब पोल्यूटेड। अभी जो है सब अंदर गड़बड़ ही गड़बड़ है, उसको ठीक ठाक करना पड़ता है, और इसके लिए लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। In the former case, he can perform correctly the 5 actions of chitti can perform, but in the later case he may perform some of them incorrectly or not be able to perform them at all। तो अगर वो चिट्ठी के रूप में काम करता है तो जो चिट्ठी के जो 5 काम जो है वो वहाँ परफेक्टली हो जाएंगे, करेक्ट रूप में
हो जाएगी, क्योंकि वो चिट्टी बन गया है इसीलिए। पर जब वो चिट बन के काम करता है तो वो इनकरेक्टली होगा और कुछ तो वो परफॉर्म कर भी नहीं पाएगा। In this later case, he is worldly wise and is in a state of confused entanglement, meaning his actions create more and more of karma. तो ये जो दूसरी स्थिति है, जब चिट की स्थिति से जब जो भी कुछ काम होता है, वो हो सकता है कि वर्ल्डली मतलब संसार की दृष्टि से वो वाइस हो सकता है, वो एक अंतर्धापन की स्थिति जिसको हम कहते हैं गुजराती में, इस तरह की स्थिति बनती होगी। पर वो अंदर की एक कंफ्यूज एंटेंगलमेंट की स्थिति है, मतलब अस्पष्ट स्थिति अंदर की है, और वो स्थिति नए नए कर्म को बनाती रहती है। तो एक ही चीज है कि अगर चिट्टी इटसेल्फ हम बन जाते हैं तो ही हम कर्म से मुक्त हो सकते हैं, और 5 काम जो चिट्टी के हैं वो हमारे द्वारा हो जाएंगे, वरना तो ये हमें हमारी जो आज की स्थिति है उसके अंदर तो कर्म निर्माण होते रहेंगे। ये 12वां सूत्र था। 13वां सूत्र के अंदर अब जो उसकी ट्रांसलेशन है वो पहले पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, awareness of the real nature of these fivefold actions turns the mind of man, that is chitta, inwardly and liberates it from delusions and thereby transforms it into chitti by a process of ascension towards the state of cosmic pure awareness. अब दूसरी ये जो अंदर जो स्थिति बनती है उसकी बात करते हैं कि अगर दूसरी स्थिति बनती है तो ये जो 5 जो कर्म है, जो चित्ती के 5 जो कार्य है, उसके प्रति हमारी जागृति आ जाएगी कि चित्त के क्या 5 कर्म है वो समझ में आ जाएंगे, और इस तरह काम होना शुरू हो जाएगा। और जो चित्त है वो इनवर्डली टर्न आउट हो जाएगा, मतलब अभी वो जो हमारी बाहर इंद्रिय द्वारा जो चित्त बाहर जाता है उसके बदले में चित्त जो है वो अपने जो अपना जो सेल्फ माइंड है उसके प्रति जाएगा, चित्त अपने अंदर हो जाएगा और वो लिबरेट्स होता जाएगा। लिबरेट्स किससे? लिबरेट्स फ्रॉम डेल्यूजन। तो जो भ्रमना है, जो ब्रेन की जो भ्रमना है उससे वो मुक्त होता जाएगा, और वो चित्त जो है वो चित्ती के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो कौन सी प्रोसेस है? बाय ए प्रोसेस ऑफ एसेंशन, मतलब कि उद्वीकरण की जो प्रोसेस है वो स्थिति के अंदर जहाँ कॉस्मिक प्योर अवेयरनेस है। तो यहाँ एक चित्ती की एक अपनी असली स्थिति बता दी है कि जब उद्वीकरण की चित्त की स्थिति होती है तब चित्त चित्ती बन जाता है और व्यक्ति अपने अंदर चला जाता है। जो हम बोलते हैं बार बार कि भाई अंदर देखो अंदर देखो, अभी तो हम कुछ अंदर देख नहीं सकते क्योंकि चित्त जो है वो हमेशा हमारा बाहर की ओर जाता है। अब जब अंदर चित्त की स्थिति चित्ती की हो जाती है, चित्ती जैसा बन जाता है, तो अपने आप में वो इनवर्ट चला जाता है और उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन अंदर शुरू हो जाता है। ये इसका ट्रांसलेशन है। अब इसके ऊपर कमेंट्री तावरिया जी कहते हैं, व्हेन कैन और हाउ वी कैन टर्न ओवर माइंड इनवर्ड। तो हमारा जो मन है हम कब और किस तरह हमारे अंदर इसको टर्न आउट कर सकते हैं, मतलब अंदर की ओर हम कब देख सकते हैं। वी इन दिस फिजिकल वर्ल्ड विथ ए फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन एंड सेंसेस दैट आर ओनली आउट गोइंग, our brain and our self mind are thus structured to be outgoing. It is a natural state and it is a natural law. तो परमात्मा ने ये बनाया ही है ऐसा, उसमें कोई ये नहीं है, कोई गलती नहीं है कि भाई मेरा मन बाहर क्यों भटकता है, क्योंकि इसकी डिजाइन ही ऐसी परमात्मा ने की है कि चित्त जो है, इंद्रिया जो है वो बाहर जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगी तो वो जीवन को अनुभव कैसे करेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया का भी अनुभव लेना है और अंदर की दुनिया का भी अनुभव लेना है। हमने यहाँ जन्म लिया है तो ये बाहर की दुनिया में तो जीना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया के में जीने के लिए कुछ साधन तो चाहिए। तो भगवान ने इसीलिए हमें ब्रेन दिया है, सेंसेस दी है,
ये सब दी है ताकि हम बाहर की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। 5 इंद्रिय इसीलिए दी है कि आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। इस तरह बाहर की दुनिया का हम अनुभव लेते हैं। तो ये जो है वो एक नेचुरल एक लॉ के रूप में या एक नेचुरल स्थिति है जो भगवान ने बनाई हुई है। तो एक ये आधा सत्य है और सही है, पर उसका दूसरा पहलू ये है कि इसको हम इनवर्डली भी उसको टर्न आउट करके अंदर भी हम जा सकते हैं। So how can we turn our self-mind chitta inward? The brain, computer and senses just cannot be turned inward. तो ये ब्रेन कंप्यूटर और सेंसेस खुद नहीं अंदर आएंगे, समझे? वो तो जो चिट है, जो जिसके द्वारा ये सब चल रहा है, उसके ऊपर ही कुछ काम करना पड़ेगा, चिट को ही अंदर ले आना पड़ेगा। ब्रेन का काम और सेंसेस का काम तो बाहर जाना ही है, वो नेचुरल है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। पर क्योंकि चिट जो है वो चित ऐसा है कि जिसके द्वारा ये बाहर भी जा सकते हैं, और चित को अगर हमने पकड़ लिया, अंदर की ओर डाल दिया, तो वो फिर अंदर का भी काम हो सकता है। But our self mind, which is not actually a part of our body, self mind, chitta, momentarily when disconnected consciously, and in doing so it turns inward on a rebounding gesture from its normal practice, and we have seen that it gets liberated and enlighten the brain computer, though momentarily, and frees the brain computer from delusion it was undergoing. तो ये बात यहाँ फिर से वो बताते हैं कि जो चित है उसको हम अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं ब्रेन से, तो क्या होगा कि जो ये रिबाउंडिंग जेस्चर बन जाएगा, मतलब जो बाहर जा रहा है वो अंदर की ओर जाएगा, उसका रिबाउंड हो जाएगा, अंदर की अंदर रिवर्स हो जाएगा। वो जो चित्त और इंद्रिय बाहर जो जाता था वो अंदर की ओर जाने का शुरुआत हो जाएगी। और इसमें चित्त को मोमेंटरीली डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब जो नॉर्मल प्रैक्टिस है बाहर जाने की, उससे विपरीत ये हो जाएगा। एंड वी हैव सीन दैट इट गेट्स लिबरेटेड एंड एनलाइटन द ब्रेन कंप्यूटर। और जब ऐसा होगा तब ब्रेन कंप्यूटर एनलाइटन हो सकता है और लिबरेट हो सकता है। मतलब ब्रेन अब अपने अंदर अपने आप में वो फ्रीली काम करेगा, उसके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं होगा। ब्रेन अपना काम करेगा और चिट कैटालिस्ट के रूप में काम करेगा, और ब्रेन जो है वो एनलाइटन भी होगा, मतलब कि उसके अंदर और समझदारी आएगी, ब्रेन अच्छी तरह काम करना सीखेगा। ये हो गया 13वां सूत्र। तो यहाँ हम आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। जो 11वां सूत्र, जो मेन जो अभी हमें देखना है कि ये 5 काम की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। यहाँ किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और सब ये धीरज से समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो कई बार थोड़ा का मजा नहीं आती है कि भाई ये थोड़ी कोई बात ऐसी जरा रंगीन बात हो तो मजा आती है, ऐसा इसमें है नहीं, क्योंकि ये सब अंदर की बात है और बहुत टेक्निकल बात भी है। तो इसलिए जरा इसको शांति से समझना पड़ता है। किसी को प्रश्न है तो पहले अनम्यूट करना पड़ेगा और बाद में कोई सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। હા સર ચિત્ત જ્યારે શુદ્ધ ચિત્તીનો અનુભવ કરે છે તો हाँ, થોડી ક્ષણો માટે પણ જો એ કદાચ હોઈ શકે તો એ કેવી સ્થિતિ અથવા તો એનો અનુભવ શું હોય, કે કોઈ શબ્દો હોય ત્યાં કે ફિલિંગ હોય કે શું હોય એમ, नहीं અને शब्द तो આપણને આઈડિયા ખબર કઈ રીતે પડે? नहीं शब्द तो હોય જ નહીં, એટલે તો એને ત્યાં આગળ શબ્દ વાપર્યા ને। આપણે જોયું ને કે ભાઈ એને શું કહ્યું કે ત્યાં આગળ ઇનકી બ્લેકનેસ છે, નથિંગનેસ છે, એમ્પ્ટીનેસ છે, વોઇડ છે, આ બધા શબ્દ કે ત્યાં કઈ છે જ નહીં, ખાલી એક અનુભવ એમ બી નહીં કહીએ કે આપણે અનુભવ કરવા વાળો છે, પણ ત્યાં એક અનુભવ જ છે। समझा તમે? અને क्योंकि ये एक अंदर ऐसी स्थिति है कि वहाँ जो अनुभव होता है उसको हम कभी भी
भाषा में या इसको लेफ्ट ब्रेन द्वारा प्रकट ही नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्र में कहता है गूंगा केरी शक्कर, मतलब जिसने शक्कर खाया उसको ही अनुभव है ये कि शक्कर का अनुभव क्या है। तो वो स्थिति अंदर है, क्योंकि भाषा वहां पहुंच नहीं सकती, भाषा के पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि अंदर का वो जो स्थिति है उसका वो वर्णन कर सके। इसीलिए उनको ये शब्द यूज करने पड़े कि ब्लैक, इनकी ब्लैकनेस, नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। तो यहाँ एक्चुअली कुछ है ही नहीं, एक खाली अनुभव होता है। वहाँ अनुभव करने वाला भी नहीं है, एक अनुभव ही है सिर्फ बचा रहता है। ठीक है, वो बहुत एक मुश्किल है, ये हमारे नॉर्मल ब्रेन से समझना इस स्थिति को लगभग नामुमकिन है। हम कल्पना करें तो भी क्या कल्पना करें, क्योंकि एक तो हमें उसका अनुभव नहीं है और वहाँ कोई भाषा वहाँ काम नहीं करती है। तो ये एक स्थिति अंदर कुछ ऐसी बनती है अद्भुत। अब तो हमें कुछ ऐसा ही सोचना पड़ता है, उसके आगे हम बहुत कुछ सोच नहीं सकते, सिवाय कि जिस दिन हमें इस चीज का अनुभव हो जाता है तो वो अलग बात है। ओके सर। हाँ, नमस्ते दारा साहब, नमस्ते। रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये आपने जो बताया, ये जो आपने बताया रिवर ऑफ थॉट्स के अंदर हाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स, हाँ, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? वो उन्होंने बताया ना, वो जब और हमने देखा हर समय, आगे भी हमने जो इनर डिसिप्लिन पढ़ा था, जब जब हम आईएएसएम सेंटर की बात करते हैं, वो जो वो ये जो है जी इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब क्या कि इम्पल्स जो अंदर आया और इम्पल्स से जो विचार बने और विचार के हाँ जी, अंदर आईएएसएम केंद्र जब इन्वॉल्व हुए, तो वो जो हुआ वो उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। मतलब समझे कि भाई आपके अंदर एक इम्पल्स तो आ गया किसी तरह का, इससे किसी कारण अंदर गुस्सा बन गया, तो आपके अंदर जो रजोगुण तमोगुण है आईएएसएम केंद्र के अंदर के, वो एक्टिव हो गए और उसका हाँ कलर आ गया उसके अंदर। तो जो अभिव्यक्त होगा विचार वो गुस्सा वाला होगा, जो भाषा आएगी वो भी इस तरह की गुस्सा वाली होगी। तो इस तरह इम्पल्स इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिस ओके तरह का इम्पल्स आता है और आईएसएम केंद्र के ऊपर जिस तरह वो खुलता है, हमने आगे ये सब देखा था इनर डिसिप्लिन के अंदर कि जिस तरह वो डिकोड जी जी होता है आईएसएम जी, याद केंद्र है के याद है। ऊपर, उसी तरह का विचार बनता है और वही कलर है। तो ये जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स कलर, ये इस तरह काम करता थैंक यू दारा साहब। है। ओके, दूसरा किसी को कोई? સર એક વસ્તુ આ જ વસ્તુ ઉપર એક વસ્તુ કે हाँ જેવી રીતે ઇમ્પલ્સ આવે છે અને એને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અત્યારે જેમ કે ગુસ્સાવાળું આપણી સ્થિતિ આવી બની, ઇમ્પલ્સ આવ્યો ને તરત ગુસ્સો આવ્યો. હવે એ જ વખતે આપણે તરત જો 3SRB ઉપર જો એને એ કરી જઈએ તો એ આખું ત્યાંથી નિર્મૂળ થઈ જાય છે કે અંદર દબાઈ જાય છે? नहीं 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 नहीं, जो ये राइट फॉर्म ની અંદર થાય અને તમે એને આઈએએસએમ કેન્દ્ર સુધી નહીં જવા દો તો શું થશે કે એ ડાયરેક્ટ જ બહાર નીકળી જશે। જો આઈએએસએમ કેન્દ્ર પર ગયા તો પછી એ એને રીતના એ કોઈ બી ઇન્ટેન્સિટી લઈને બહાર નીકળશે, મતલબ કે સત્વ હશે કે રજસ હશે કે તમસ હશે, જે જ્યાંથી જે રીતના એ ડિકોડ થયું તે રીતના એ જશે। પણ જો તે વખતે આ જ અહીંયા જે આપણે વાંચીએ છીએ વારંવાર કે અહીંયા આગળ આપણે ચિત્તને 43 રૂપની અંદર, તટસ્થ ભાવની અંદર, અનકન્સર્ન રૂપની અંદર જો લાવી દીધું તો એ આઈએસએમ કેન્દ્રની ઉપર નહીં જશે, તો આખું રિઝલ્ટ જ જુદું આવશે। તો આપણે કદાચ 3 સ્ટેપ કરીએ કે ગમે તે કરીએ તે વખતે, અને આ જે પ્રોસેસ જે થઈ રહી છે ત્યાં આગળ એક પોઝ આવી જાય, એટલે કે ચિત્ત જે છે એ ઇન્વોલ્વ થતું આની અંદર અટકે, આ પ્રોસેસની અંદર કેટાલિસ્ટ બની જાય, તો આ પ્રોસેસ એ રીતના થશે નહીં, જુદું રૂપ લેશે। એટલે ફરીથી વારંવાર વાત તો એ જ આવશે કે તમે ચિત્તને કેટાલિસ્ટ તરીકે કેટલું પકડી રાખી શકો છો। એ જો નહીં પકડી રાખી શકશો તો આઈએએસ કેન્દ્ર ઘૂસી જવાના છે અને એ ઘૂસી આવશે તો એક જુદું જ રિઝલ્ટ આવશે। બરાબર? ઓકે સર, થેન્ક યુ. એટલે દારા સાહેબ આનો મતલબ એ થયો કે આપણે જે ઇમ્પલ્સ ની જે નહીં, એટલે એનો મતલબ એ થયો જેમ હમણાં નિકિતાબેને કીધું એમ કે જે ઇમ્પલ્સિસ હોય એને રિસ્પોન્સ નહીં આપવાનો, બરોબર ને? નહીં 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 નહીં, તમે બને સમજ્યા એટલું એને નહીં। અવોઇડ કરવાનું। નહીં 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 નહીં, તમે સમજ્યા હા નહીં, મૂળ વાત તમે સમજો। આપણે અંદરની બ્રેનની અંદરની પ્રક્રિયા પકડવાની છે। આ તો બધા બહારના ઉપાયો, બહારના થીંગાની વાત નથી। અંદર સ્પષ્ટ વાત ખાલી એટલી જ છે
કે તમે ચિત્તને 43 તરીકે કેટલું રાખી શકો છો. આટલું જો તમને આવડી જાય તો બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. બીજું બધું આપોઆપ બધું બેલેન્સની અંદર આવી જશે. એ તમે પછી 3 સ્ટેપથી ચિત્તને 43 તરીકે લાવો કે ધ્યાનથી લાવો કે જાગૃતિથી લાવો, ગમે તે રીતના, પણ ચિત્તને 43 તરીકે લાવી દો તો એ IESM કેન્દ્રની ઉપર જશે નહીં. बराबर. नहीं. ओके ओके, थैंक यू सर. दारा साहब. ओके ओके. तो यहाँ 6 बज चुके हैं, हम यहाँ समाप्त करते हैं. कोई प्रश्न हो तो दूसरी बार लेंगे. तब तक में आप फिर से पढ़ते रहना और उसके ऊपर जो आपके अंदर कोई नया विचार आए या कोई नया प्रश्न हो तो लिख लेना. नेक्स्ट टाइम फिर से ये करेंगे. और खास करके ये 3 चीज के ऊपर जरा खास ध्यान देना, ब्रूडिंग, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड डे ड्रीमिंग. तो आपके अंदर कब कब ये होता है, ब्रूडिंग, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड कलरिंग, उसके ऊपर जरा ध्यान देना, वो साधना करके रहना. थैंक यू. यहाँ समाप्त करते हैं. थैंक्स. थैंक यू थैंक यू हाँ. दादा भाई. थैंक यू. थैंक यू सर. हाँ जी. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू.